नमस्कार, शाम के 7 बज गए। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। बड़ी खबर का वक्त हो गया है और आज बड़ी खबर में सबसे पहले चर्चा करेंगे आम बजट की। जी हां, बजट 2023 निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आज पेश किया। चुनाव से बिल्कुल एक साल पहले ये जो बजट पूरा बजट पेश किया गया है, इसके कई मायने लोग निकाल रहे हैं। किस तरीके से आज सुबह से ही आप सुन रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि इस बजट को कितने नंबर दिए जा रहे हैं। शेयर मार्केट जो बिल्कुल एकदम तेजी से उठा था जब जो टैक्स के बारे में बात हो रही थी, पर्सनल टैक्स के बारे में बात हो रही थी, वो बिल्कुल मुंह के बल आके नीचे गिरा खत्म होने तक, शाम होते होते तक। क्यों ऐसा हुआ? लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में कि इंडस्ट्री को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, सबसे ज्यादा जो उत्सुकता है और हमेशा बजट में होती है, वो होती है अपने पर्सनल फाइनेंस को लेकर। यानी कि आपकी और मेरी जेब पर जो हम हर साल टैक्स भरते हैं, उस पे क्या असर पड़ेगा, कितना पैसा आपकी जेब में बचेगा। पिछले लगातार 3-4 बजट में हमने देखा कि लोगों की उम्मीदें थी, मिडिल क्लास की उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब्स में बचत बढ़ाने के लिए सरकार कुछ योजना लाएगी, कुछ रियायत देगी। वो हो नहीं पा रहा था। इस बार सरकार ने नई टैक्स रिजीम जो है उसको बढ़ावा देते हुए उसकी तरफ काफी कदम उठाए हैं, उसको और आकर्षक बनाने की कोशिश की है। तो आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग है, उस पर कैसे असर पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं कि इसी के बारे में थोड़ा बात करें, बजट को आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करें। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज जो पर्सनल टैक्स है उसके बारे में जब बात की, उसमें क्या क्या बदलाव सरकार ने इस वक्त किए हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। After a very long time has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one obviously is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. गवर्नमेंट का निर्णय को देखे होंगे कि गेहूं के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए आदेश हुआ है, जिससे गेहूं के दाम कम होने के इतना क्लियर इंडिकेशन है, जिससे सीधा घर में, रसोई में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उसको आप बोलना नहीं है। ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बजट में नहीं बोले, मगर बजट से बोलने से पहले एक्शन ही हो गया है ना, कि घर की रसोई के लिए, गेहूं आटा के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए निर्णय सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। तो निर्मला सीतारमण बता रही थी कि किस तरीके से नई टैक्स रिजीम की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है लोगों के लिए और अट्रैक्टिव इसको बना दिया गया है, लेकिन कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आप रह सकते हैं। दोनों में से फायदा क्या होगा, कैसे, कितनी बचत होगी, चलिए इस वक्त मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी हिमांशु जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ चेयरमैन सीबीआईसी, चेयरमैन सीबीडीटी और सेक्रेटरी डीआईपीएएम जुड़ रहे हैं। तो सीधे सेक्रेटरी से बात करने के लिए आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु के पास। दोनों के लिए कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं और उसके पीछे सोच क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारत सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। अनिल गुप्ता जो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं और विवेक जौहरी जो सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। पहला सवाल अनिल जी आपसे ये है कि 2 साल पहले आपने एक नया टैक्स का एक विकल्प दिया था, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब का एक नया विकल्प दिया था, और आज वित्त मंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं जो
टैक्स रिबेट है उसकी सीलिंग बढ़ाई है, एग्जेम्पशंस के को बढ़ाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्लैब्स को घटाया है, 5 स्लैब कर दिया है। इसके पीछे थिंकिंग क्या है, इकोनॉमिक थिंकिंग क्या है? वित्त मंत्री ने जो आज प्रपोजल दिया है उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि किस प्रकार से टैक्स पेयर के हाथ में पैसा रहे, टैक्स कम दिया जाए उसके द्वारा, और वो नई रिजीम में अगर शिफ्ट होता है तो उसको बेनिफिट मिले। नई रिजीम जैसे आपने कहा कि वो डिडक्शन एग्जम्पशन से उसमें नहीं है, तो सरकार का प्रयास यही है कि जो भी स्कीमें रहें, जो भी रिजीम रहे वो एग्जम्पशन डिडक्शन फ्री रहे, और इसी तरफ सरकार कार्य कर रही है। उसी कड़ी में ये प्रयास किया गया है। और चूँकि पुरानी रिजीम जो थी, ओल्ड रिजीम जो थी, उसमें डिडक्शन एग्जम्पशन थे, परंतु नई रिजीम जब पिछली बार लाई गई थी 2 साल से, उसमें बहुत ट्रैक्शन नहीं था और टैक्स पेयर उसमें आने में झिझकता था। अब नई रिजीम को स्वीटन कर दिया गया है। अगर कोई भी टैक्स पेयर नई रिजीम में आता है तो उसको टैक्स में राहत मिलेगी ही मिलेगी। इस प्रकार की गणना करके, कैलकुलेशंस करके स्लैब्स को डिज़ाइन किया गया है और उसी प्रकार की टैक्स रेट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इसका बेनिफिट हर टैक्स पेयर को मिलने वाला है, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो या हाई इनकम ग्रुप हो। पर 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है जब आपने 2020 में ये पहली बार जब इस विकल्प को आपने रखा था टैक्स पेयर के सामने, 2 साल का आपका अनुभव कैसा रहा है? मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं, जिन्होंने नया जो टैक्स रिजीम है उसको चुना अभी तक 2 साल में? देखिए, लगभग हमारे पास 7 करोड़ से अधिक करदाता हैं। उनमें से बहुत अधिक ने ये नहीं चुना, और उस 7 करोड़ में से लगभग 3.5 करोड़ सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मैं एज ए सैलरीड एम्प्लॉय खुद देखूं तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं था, जो अब नई रिजीम में दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सैलरी टैक्स पेयर है वो नई रिजीम में जाता है तो उसको बेनिफिट हो रहा है जो कि ओल्ड रिजीम में हो रहा था। तो ये बड़ा एक इम्पेडिमेंट था नई रिजीम में आने के लिए सैलरी टैक्स पेयर का, तो वो एक इम्पेडिमेंट रिमूव हो गया है जी। और अगर वो नई रिजीम में आता है स्लैब्स को वाइडन करके और टैक्सेस को रिड्यूस करके, रेट्स को रिड्यूस करके, तो उसको हर व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे की जो अमाउंट है वो वेरी करेगा इनकम लेवल के ऊपर, परंतु हर एक को फ़ायदा होने वाला है। हर एक को फ़ायदा होगा, यानी आपने उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा स्वीटेंड है, बहुत ज़्यादा स्वीटेंड है। कोई अनुमान है कि कितने लोग शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं? कोई एक आपने आकलन एस्टिमेट किया है? हमारे मुताबिक कम से कम 2/3 लोग इसको शिफ्ट करना चाहिए और इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। 7 करोड़ में से? जी, 7 करोड़ में से। जौहरी सर, एक सवाल आपसे था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में भी वित्त मंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि PLI स्कीम 14 सेक्टर में लॉन्च किया गया है और वो एक इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की तैयारी है। और उसके लिए आपने कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन में या TV सेट्स में, अब उस पर कस्टम्स ड्यूटी में राहत दी गई है। इसके पीछे क्या रैशनल है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप इससे? इसका रैशनल उद्देश्य तो सीधा है हिमांशु जी। आइडिया ये है कि जहाँ तक हो सके जिन सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन या मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में हो सके वहाँ हम उसको प्रोत्साहन दें। तो चाहे आप टेलीविज़न की बात करें, उसमें ओपन सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको राहत दी गई है। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन के कुछ सब असेंबलीज़ हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स का तो भारत में काफ़ी निर्माण हो रहा है, बहुत निर्यात भी हो रहा है अपने देश से। लेकिन धीरे धीरे हमने ये प्रयास किया है कि इसमें जो वैल्यू एडिशन है या मूलवर्धन है वो और डीपन हो, और जो सब असेंबलीज़ हैं वो भी हम लोग बनाने की क्षमता उत्पन्न कर पाएँ। तो उस आशय से हमने उनके जो सब असेंबलीज़ के पार्ट्स हैं उनको भी इस बार कस्टम ड्यूटी में छूट दी है। जैसे कि कैमरा मॉड्यूल हुआ, मोबाइल फ़ोन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, या कनेक्टर्स हैं, उनकी पिन्स हैं, उनके लिए कुछ केमिकल्स का प्रयोग होता है, उन सब पर भी छूट दी गई है। इसी प्रकार इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट अगर आप देखें, जो निर्यात हम लोग सामान करते हैं, उसमें मरीन एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा भाग है।
और मरीन एक्सपोर्ट्स के लिए जो एक चीज़ हमें आवश्यक होती है वो श्रिम्प फीड, वो भारत में बन सके ताकि मरीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट बढ़े। उस आशय से हमने श्रिम्प फीड के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पर कस्टम्स ड्यूटी की छूट दी है। इसी प्रकार कुछ साधारण इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जैसे किचन चिमनीज़, उस पर ड्यूटी इन्वर्जन के चलते हमने देखा कि उनका बहुत बड़ी मात्रा में आयात हो रहा था, जबकि उनका भारत में प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने उसके जो मेन कंपोनेंट है हीट कॉइल, उस पर भी एग्जेम्पशन दिया। इसी तरह केमिकल सेक्टर में हमने इथाइल अल्कोहल, जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मतलब इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक केमिकल्स के मैन्युफैक्चर के लिए या उत्पादन के लिए, उस पर हमने कर की माफ़ी करी है ताकि एक सवाल था कि लिथियम आयन, इसकी बहुत चर्चा थी। इंडस्ट्री जो है, विशेषकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्री बजट मेमोरेंडम में भी आपके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था। ये एक CII के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सरकार उसको प्रमोट करना चाहती है और ऑफ कोर्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसमें भी वित्त मंत्री ने राहत की घोषणा की है। किस तरह की राहत आपने दी है? क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं और अक्सर वो बहुत कीमत उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम आसान रेट पर अगर उसका इंपोर्ट करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्ती हो सकती हैं भारत में। जी देखिए, लिथियम आयन बैटरीज, जो भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो अभी तक जो कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन था वो उस मशीनरी के लिए था जिसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरीज के बनाने में प्रयोग होता था फॉर मोबाइल फोन्स। अब क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए वही एग्जेम्पशन हमने लिथियम आयन बैटरीज फॉर EVs के लिए दिया है इस बार के बजट में। और उम्मीद ये है कि इससे लिथियम आयन बैटरीज फॉर EVs, उनका प्रोडक्शन भारत में बढ़ेगा और इससे EVs के मैन्युफैक्चर में भी बढ़ोतरी होगी। जी। एक सवाल था अनिल जी आपसे कि जो पुराने टैक्स रेजिम में जो लोग हैं, अधिकतर लोग अभी आज ही देश में ओल्ड जो पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम है उससे ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस बार कोई विशेष राहत आपने नहीं दी। क्या आप ग्रेजुअली हम ये मान सकते हैं कि ये सरकार अब कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं, आपने भी कहा कि मुझे उम्मीद है 2/3 लोग माइग्रेट करेंगे क्योंकि हमने बहुत अधिक इंसेंटिव्स दिए हैं, तो इसके लिए आगे आप कैसे इंकरेज करेंगे लोगों को? क्योंकि पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और अभी इस नई व्यवस्था के आने के बाद अब क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर्स को समझाना भी ज़रूरी होगा कि नया जो रेजीम है वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है? या क्योंकि लोग तो ये नफ़ा नुकसान का आकलन करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर आप चाहें तो पुरानी व्यवस्था में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स पेयर को एक लिबर्टी है, उसके पास ऑप्शन है, वो क्या करना चाहता है। तो हमारा तो यही सोचना है कि अधिक से अधिक लोग स्विच ओवर करेंगे और दूसरा सरकार का प्रयास यही है कि डिडक्शन एग्जम्पशन फ्री रिजीम रहे, सिंप्लीफाई हो, वो चाहे व्यापार हो चाहे कंपनीज हो, सभी में इसी प्रकार का रखा गया है। उसी फिलॉसफी पे सरकार चल रही है और उसी को आगे बढ़ाया गया है। जी। और 37,000 करोड़ का या एक आकलन है आपका कि आप लगभग 40,000 करोड़ का हमारा आकलन है कि इसमें हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। जी। तो ठीक है, लेकिन बॉयंसी है टैक्स में, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। चालू साल में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी सोच है कि उससे जो है उसको हम उसको कवर कर पाएंगे। कवर करेंगे। एक आखिरी सवाल जोरी सर आपसे कि टॉयज और बाइसिकल्स, इसमें भी आपने कस्टम्स में राहत दी है। टॉयज का एक भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक बात लगातार प्रधानमंत्री ने, बहुत सारे मंत्रियों ने की है और ये भी कहा गया कि 70% तक आयात घट गया है हमारा। इसमें क्या स्पेसिफिक ऐलान है और क्या इसमें आपकी टारगेट क्या है, मतलब टॉयज के ऊपर? टॉयज़ में हमने रेट रैशनलाइजेशन के चलते टॉयज़ पर जो कस्टम्स ड्यूटी की दर थी उसको बढ़ाया है। तो 60% अभी तक उस पर BCD का रेट था, उसको बढ़ा के हमने 70% किया है। और टॉयज़ के जो कंपोनेंट्स हैं और पार्ट्स हैं उन पर पहले से छूट थी। उसका भी उद्देश्य यही है कि जो डिफरेंशियल है रॉ मटेरियल की ड्यूटी में और फिनिश प्रोडक्ट की ड्यूटी में वो बढ़े, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन टॉयज़ का बढ़े। और इस नीति का हमें काफ़ी लाभ हुआ है पिछले कुछ सालों में। और जैसा कि आपने भी बताया, टॉयज़ के इंपोर्ट में काफ़ी भारी कमी आई है।
और डिमांड में तो कमी नहीं आई है, तो इसका मतलब वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। उसका हमारे पास डेटा भी है, तो उसी के चलते हमने ये एग्जेम्पशन दिया है। जी, हम कुछ देर में आपके पास फिर बातचीत के लिए लौटेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरीज बात कर रहे थे आपके बजट पर, क्यों ये सरकार ने जो प्रोविजंस लेकर आए हैं और उनका कैसा इंपैक्ट होगा, कैसा आपके जीवन पर असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि शुरुआत मैंने करी थी और हम बार बार हम यही बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड इस बात में होते हैं कि उनके पास टैक्स रिजीम के बाद पैसा कैसे बचेगा। तो मेरे साथ इस वक्त दो बड़े रिनाउंड एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्रेटरीज का इंटरव्यू था, ये बहुत जरूरी दर्शकों को सुनवाना था। लेकिन हमारे साथ मुकेश भुटानी साहब जुड़ रहे हैं, सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ राहुल गुप्ता साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भुटानी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पूरी कंफ्यूजन हो रही है लोगों को न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम की, मैं बड़ा बेसिक सवाल से शुरू करता हूं। कहा गया कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, इसका क्या मतलब होता है और इसे डिफॉल्ट क्यों बनाया गया, और क्या अगर मैं चाहूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकता हूं? ये जो आपने मिस्टर भूटानी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ा जी हाँ, देखिए, ये जो न्यू टैक्स रेजिम है ये इंट्रोड्यूस की थी 2020 में। 2014 के बाद टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ था, और 2020 की रेजिम का कारण ये था कि आपने टैक्स पेयर को चॉइस दिया है, आप यहाँ एग्जेम्पशन लें और ज़्यादा कमती थ्रेशोल्ड का फैसिलिटी अवेल करें, या एग्जेम्पशन नहीं लें और आप अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा लें। इस ऑप्शन के कारण काफ़ी सारे टैक्स पेयर, जैसे अभी सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा था, दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर द कंसेशनल टैक्स रेजिम। अब ये रिवाइज किया गया है 2023 में, और ये न्यू टैक्स रेजिम रिवाइज इसलिए किया गया है, इसका मतलब ये है कि आप ये ऑप्शन एक ही बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप पुरानी रेजिम में जा रहे हैं या नई रेजिम में जा रहे हैं। तो ये 2023 का जो नई रेजिम है, ये 2020 की मॉडिफाइड रेजिम है। इससे आपको जो आपके स्क्रीन में आपने लिखा है जो टैक्स रेट्स हैं वो लागू होंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 लाख से 7 लाख का लिमिट रेस किया गया है, ये न्यू रेजिम में ही मिलेगा। अगर आप न्यू रेजिम में जाएंगे तभी ही आपको ये लाभ होगा रेट्स का, नहीं तो अगर आप ओल्ड रेजिम में रहने चाहिए तो आपका थ्रेशोल्ड 5 लाख ही रहेगा। ये इसका मतलब है। राहुल गुप्ता साहब, लोग अब ये पूछ रहे हैं सबसे पहली बात कि मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या ये जो नई टैक्स रिजीम है, जिस तरीके से सरकार ने इसमें 3 लाख रुपए तक की एक रिबेट भी दी है और जो स्लैब्स हैं वो भी चेंज हो गई हैं, तो दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सी है? क्योंकि ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार का पुश है नई टैक्स रिजीम की तरफ से। देखिए, आमतौर पर पहली रिजीम में क्या होता था, 3 तरह की कटौतियां होती थी। एक एग्जेम्पशन, मतलब कि वो आय जिस पे टैक्स नहीं लगता था। दूसरी चीज़ डिडक्शन, मतलब आपकी आय तो इतनी है परंतु इसमें से कुछ और कटौती मिल सकती है यदि आप इन्वेस्टमेंट ऐसी करें या आपने हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करा हो। तीसरी चीज़ का नाम था रिबेट, यानी कि आपका यदि आपकी आय पे टैक्स बन गया, मान लीजिए 50,000, तो सरकार उसमें आपको कहती है 10,000 आप टैक्स और कम कर दीजिए। अब एक आम आदमी के लिए वो तीनों चीज़ें, जो कटौती वाली तीनों चीज़ें हैं, वो समझकर नेट इनकम टैक्स समझने वाली बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। सरकार ने उसको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए नई टैक्स रिजीम बताई कि आप कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन ना लें तो हम पहले स्लैब में 0, दूसरे स्लैब में 5%, तीसरे स्लैब में 10%, इस तरह से आपसे टैक्स लेंगे। ये स्कीम सरकार ने नई अपने सामने रख दी। अब आप जो बात कह रहे हैं उसके अंदर ना सबसे आसान बात, जो एक आम आदमी के लिए टैक्सेशन तो सरकार ने कम कर दिया, साथ में आपको ये भी समझा दिया कि अगर आपकी सालाना आय, जैसे सरकार आज बता रही है 9 लाख रुपए है, तो आपको केवल 45,000 टैक्स देना है। तो आपके दिमाग में एक अंदाजा तय है
कि आप अगर इतना आय कमाएंगे तो अंदाजन उसका 5%, 10% आपके दिमाग में फिक्स है, जो कि पहले वाले सिस्टम के अंदर एग्जेम्पशन रिडक्शन रिबेट के सिस्टम के अंदर, जैसे सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया, तो उस सब की कैलकुलेशन एक मेथडोलॉजी से होती थी। एक आम आदमी अपने आप अपने रिटर्न का हिसाब लगाना या भर लेना या कुछ चीज़ें छूट जाना, इस तरह की समस्याएं रहती थी। तो सरकार इस बात को प्रोत्साहन कर रही है कि आप नए टैक्स रिजीम में बिना कटौती वगैरह वाले मेथड के अंदर सीधा सीधा अपनी स्लैब के हिसाब से अपना इनकम टैक्स बनाएं और खुद ही उसको पे कर दें। और हमेशा आपको पता रहे कि यदि आप मान लीजिए 9 लाख कमा रहे हैं तो आपके हाथ में 8.5 आ जाएंगे। पहले आपको वो हिसाब लगाने के अंदर एक आम आदमी अपने आप अपने मन में या अपनी बेसिक कैलकुलेशन से वो हिसाब नहीं लगा सकता था, और सरकार उस पर स्विच ओवर करने की कोशिश भी कर रही है। उसका भी एक कारण है सरकार की तरफ से। इसमें क्या होता था, कुछ गलतियां हो जाती थी। इसमें रिवीजन के लिए भी सरकार को प्रोविजन देना होता था कि आप इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर लीजिए। फिर कुछ मिस्टेक हो गई यदि मान लीजिए, तो एक सेक्शन था सेक्शन 154, उसके अंदर आप अपनी रिटर्न की मिस्टेक और एरर अपीयरेंस ऑन रिकॉर्ड को ठीक करा सकते। तो सरकार चाह रही है कि आम आदमी और सरकार दोनों का काम कम हो जाए और कम होकर सीधा आपको अपना अंदाजा लग सके। अब सरकार उसके प्रोत्साहन के लिए आपको 7 लाख तक के लिए कह रही है कि 7 लाख तक एग्जेम्पशन है, आप उसके अंदर चले जाएं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की भी फिक्र है कि सरकार जो पुरानी टैक्स रिजीम थी उसमें आप काफी सारी सेविंग करते थे। क्या सरकार कहीं ना कहीं जो सेविंग का एक कल्चर था उसको हतोत्साहित इससे नहीं होंगे या नहीं होंगे? लेकिन ये जो बात है, सबको अपने अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर है। अगर अभी भी आप पूरे बेनिफिट टैक्स रिजीम के ले पाते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के, तो शायद आपको उसमें ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे लोग पूरी तरीके से उसका फायदा उठा नहीं पाते, तो शायद उनके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा जो नई टैक्स रिजीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और वापस जब आएंगे तो आजकल बहुत सारे, एक नया टर्म है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, जो लोग बजट को, आपके मंथली बजट को कैसे, अपनी पॉकेट को कैसे ज्यादा सेव करें, युवा क्या करें, गृहिणी क्या करें, इन सब चीजों के बारे में वीडियो बनाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से ब्रेक के बाद बात करेंगे और समझेंगे कि उन्हें बजट में क्या समझ आया।